Hello friends and subscribers, welcome to the second part of this video on the Afro-American poets Paul Laurence Dunbar's anti-racist, anti-slavery poem Sympathy, which we have been discussing. And as promised, in this video I'll do a line-by-line analysis. We'll straight away get to the poem, annotate it, read it very critically. But before getting on to that, which we do in this video, I'll recommend that you watch the first part of this video. इसका पहला part मैंने एक हफ्ते पहले, I think 1 week पहले मैंने डाला था, तो इसको देखने से पहले एक बार आप फर्स्ट पार्ट प्लीज वॉच दैट वीडियो. आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एकदम टॉप में आपको मिल जाएगा. तो पहले वो देख लीजिए, फिर इत्मीनान से वापस आइए और ये वीडियो देखिएगा. उसके अंदर आई हैव गिवन इंट्रोडक्शन ऑफ डनबर, हु ही वाज, व्हाई शुड वी केयर अबाउट हिम, अबाउट हिज हिस्ट्री, हिज पेरेंट्स हिस्ट्री, एंड अ ब्रीफ historical context of Afro-Americans in the subcontinent of America. So do watch that and then we'll move on. And आगे जाने से पहले बस एक आखिरी चीज, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, या आपको ये इंस्पायर कर रही हैं, या आपको पसंद आती हैं, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, हम जल्द से जल्द जुड़ सकें, ताकि वक्त ना लगे, देरी ना लगे. ठीक है, चलते हैं, आज इस वीडियो को देखिए आप. तो सिंपैथी कविता पर सीधा आते हैं जो डनबर ने लिखी. जो पोयम है सिंपैथी वो 1899 में छपी, जब डनबर 27 साल के थे, और इस कविता की लिखने के महज 6 साल बाद उनकी मौत हो गई. मैंने बताया था टीबी की बीमारी से उनकी मौत हो गई. ये कविता उन्होंने तब लिखी जब वो एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंदर, जो अमेरिका की ऑफिशियल लाइब्रेरी है, वहां पर काम किया करते थे. इस कविता के अंदर ये जो कविता है उनकी लिरिक्स ऑफ द हर्थ साइड नाम की एक किताब में छपी. इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कविता है, इसका जो टाइटल है बहुत प्यारा है. कि अक्सर सवाल आता है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और जनरली ये सोचना ही चाहिए कि आखिर सिंपैथी का मतलब क्या होता है. और आप देखेंगे दो वर्ड हैं, एक होता है एम्पैथी और एक होता है सिंपैथी. तो सिंपैथी क्या है, आप देखेंगे दोनों वर्ड ना ग्रीक वर्ड पैथोस से बने हैं. ग्रीक में एक वर्ड होता है पैथोस, आप देखेंगे इसी से वर्ड बने हैं पैथेटिक, कहते हैं ना सच अ पैथेटिक पर्सन. तो पैथोस का मतलब वैसे तो दुख होता है, पेन को कहते हैं, पीड़ा को कहते हैं पैथोस. हम उसी के सेंस में यहाँ देखेंगे, उसी रूट वर्ड पैथोस से बना है सिंपैथी और एम्पैथी. दोनों में फर्क क्या है, देखिए डनबर सिंपैथी यूज कर रहे हैं, और हम सोचेंगे फिर एम्पैथी क्या है. आप देखेंगे सिंपैथी और एम्पैथी के अंदर जो बुनियादी फर्क है वो आप हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करके देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा. आप देखेंगे सिंपैथी जो वर्ड है इंग्लिश का, क्योंकि दोनों ही वर्ड में जो पैथी लगा हुआ है वो पैथोस से आया है, जो कि ग्रीक वर्ड है. तो देखेंगे सिंपैथी एक वर्ड है और एक वर्ड है एम्पैथी. तो अब देखेंगे सिंपैथी और एम्पैथी, इनकी हिंदी देखेंगे तो एम्पैथी को हिंदी में कहते हैं संवेदना, और सिंपैथी को कहते हैं सहानुभूति. आप देखेंगे एम्पैथी का मतलब संवेदना, ये दो वर्ड से बना है, दो वर्ड की संधि हुई है, सम प्लस वेदना. वेदना का मतलब वही दुख, वही पैथोस से है. सम का मतलब होता है समान, यानी इक्वल पेन, समान वेदना, संवेदना. यानी एम्पैथी का मतलब होता है, आप कहते हैं आई फील एम्पैथेटिक फॉर यू, या आई हैव सो मच एम्पैथी फॉर दिस पर्सन. एम्पैथी का मतलब है आप एग्जैक्टली वही फील कर सकते हैं जो दूसरा इंसान फील कर रहा है, तो एम्पैथी कहलाई जाती है, क्योंकि वही आपकी उसकी इंसान की वेदना, जो पीड़ा में है, जो दर्द में है, उसका दर्द आप एग्जैक्टली सिमिलर फील कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे मानिए आपका कोई फ्रेंड है, उसका ब्रेकअप हो गया है, जो रो रहा है, बिलख रहा है कि भैया ठुकरा के मेरे प्यार वाले मूड में है. आपका भी अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले ब्रेकअप हुआ था, तो आप उसको कहेंगे यार आई फील एम्पैथी फॉर यू, क्योंकि जो तू गुजर रहा है मैं उससे गुजर चुका हूँ अभी 2 हफ्ते पहले. तो वो एम्पैथी है, आप भी महसूस कर पा रहे हैं ना, सेम पेन है. पर वहीं सिंपैथी के लिए वर्ड है सहानुभूति. आप देखेंगे ये दो वर्ड की संधि है सह प्लस अनुभूति. अब अनुभूति का मतलब क्या होता है, अनुभूति का मतलब होता है एक्सपीरियंस, अनुभव, और सह का मतलब होता है साथ. जैसे आपने देखा होगा सहपाठी, सहपाठी यानी क्लासमेट, साथ पढ़ने वाला, तो सह का मतलब है साथ, साथ एक्सपीरियंस, साथ अनुभव करना. तो सहानुभूति का मतलब होता है, कहते हैं मेरी तुम्हारे साथ सहानुभूति है. आप देख रहे हैं एक ही भाषा में दो वर्ड है. सहानुभूति का मतलब होता है कि तुम जिस अनुभव से गुजर रहे हो, जिस बुरे अनुभव से गुजर रहे हो, यहाँ जो अनुभव है वो बुरा क्यों है, क्योंकि पैथोस, क्योंकि दुख से आया है. तब देखेंगे एक्सपीरियंस है, जो तुम जिस अनुभव से तुम गुजर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ शरीक हूँ उस अनुभव में, आई एम देयर विद यू. इसका मतलब मेरा सपोर्ट है, मोरली मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ उसके अंदर, कुछ भी हो जाए तो मैं हूं तुम्हारे साथ. पर इसका मतलब हरगिज ये वाला नहीं है. इसका मतलब है जो तुम पे गुजर रही है वो मुझ पर भी गुजर चुकी है, मैं महसूस कर सकता हूँ तुम पर क्या गुजर रही होगी. यहाँ बिल्कुल भी नहीं कि तू जो गुजर रहा है भाई मैं भी वही उसी से गुजर रहा हूँ. यहाँ पर है कि जो तू जिस बुरी वक्त से गुजर रहा है, मेरी हार्ट फेल्ड कंडोलेंसेज है तुम्हारे साथ, मेरी सहानुभूति है, आई एम देयर विद यू मोरली टू सपोर्ट यू. पर मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वही महसूस कर रहा हूँ. जैसे मिसाल के तौर पर इसमें हो गया, उसका ब्रेकअप हुआ, आपका भी हुआ ही था अभी, तो आप एकदम एम्पैथी, आपकी संवेदना है.
यहाँ आप बोलोगे देख भाई मेरा तो आज तक पैचअप भी नहीं हुआ है, लेकिन तू जिससे गुजर रहा है मैं समझ सकता हूँ, दुख का टाइम है, भाई की जरूरत हो, किसी चीज की जरूरत हो तेरा मन लगाने के लिए, चल थोड़ा घुमा लाता हूँ। ये सहानुभूति है कि आई फील बैड फॉर यू बट डजंट मीन दैट आई एम फीलिंग द सेम थिंग। तो सिंपथी सहानुभूति है। पोयम का नाम सहानुभूति सिंपथी रखा है पॉल लॉरेंस डर्बर ने। क्यों? इसमें वो किससे सिंपथेटिक फील कर रहे हैं? इसमें एक पक्षी, मैंने बताया था, एक बर्ड की कहानी है। एक पक्षी है जो पिंजरे में बंद है और वो पक्षी आजाद होना चाहता है। पॉल लॉरेंस डनबर कहते हैं वो जो पक्षी है वो, मैं उससे सहानुभूति रखता हूँ, उससे सिंपथी रखता हूँ, मैं उसके अनुभव में उसके साथ हूँ, क्योंकि वो भी अपने आप को महसूस करता है एज एन एफ्रो अमेरिकन। वो भी अपने देश के अंदर कई कानून, जो बुरे कानून हमने देखे, उन सेग्रेगेशनलिस्ट कानूनों से, उन डिस्क्रिमिनेटरी प्रथाओं से मैं भी बंद हो गया हूँ, बंदिश में हूँ। मैं भी महसूस कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ अनुभव कर रहा हूँ जो तुम अनुभव कर रहे हो। सहानुभूति है, तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे अनुभव में। मुझे बुरा लग रहा है उस पक्षी के बारे में पढ़कर। आप देखेंगे इस पूरी पोएम के अंदर एक दफा भी एफ्रो अमेरिकन का जिक्र नहीं आता, वो वर्ड यूज नहीं करते ना। पॉल लॉरेंस डनबर आई यूज करते हैं, वो बस आई ये नहीं कहते कि अपने दुख नहीं गा रहे हैं, वो पक्षी का दुख समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ ये पक्षी ऐसा क्यों कर रहा होगा, या इस पक्षी को क्या हो रहा है, मैं उसके साथ हूँ, आई एम मोरली देयर, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। तो सहानुभूति, सिंपथी है पक्षी के लिए उनको, क्योंकि वो फील कर पा रहे हैं कि उस पक्षी जिस भी मोरल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जो उसकी तकलीफ है, जो आजाद होना चाहता है, जो छटपटा रहा है कैद के अंदर, वो देख रहा है बाहर इतने खूबसूरत नजारे हैं, वो उस नजारों का हिस्सा नहीं बन सकता। वो इन्हीं बंदिशों में जख्म है, उसके शरीर पर पंख टूट गए हैं, उसके अधमरा सा है वो पक्षी, पर उम्मीद में देख रहा है कब मैं आजाद होऊंगा। तो डनबर कहते हैं कि मैं इसके साथ सहानुभूति रखता हूं, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं, यानी इन द सेंस आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। ये फीलिंग इस पोएम में आपको नजर आएंगी। इसलिए जो बर्ड है इस पोएम के अंदर सबसे सेंट्रल मेटाफर है, और भी आप देखेंगे मेटाफर्स बनेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, और भी चीजें सिंबॉलिक है। बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है ये। वो सारे सिंबल्स हम देखेंगे, लेकिन जो बुनियादी सिंबल है इसके अंदर, जो कैद हुआ हुआ पक्षी है, वो कैद हुए हुए अफ्रो अमेरिकन स्लेव की मेटाफर है, उसका सिंबल है, उसका बिम है। कि जिस तरह से एक स्लेव कैद है अपने जीवन में, बेड़ियां हैं, वहां पर मेटाफोरिकल कानूनी तौर पे जो बेड़ियां लगी हुई है, कैसा जीवन जीना पड़ रहा है, जिसके अंदर हम देखते हैं अपने आसपास बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे छूट रहे हैं, हम क्या करें। वो घोर निराशा जो पक्षी की है, वो एक अफ्रो अमेरिकन की है। डनबर इसी मैसेज को देना चाह रहे हैं इस पक्षी, इस पोएम के माध्यम से भी, और जो बर्ड है इसके अंदर, सॉन्ग बर्ड है, गाने वाला पक्षी है, वो उसके माध्यम से भी। तो मैं सीधा पोएम पढ़ता हूँ, 3 स्टैंजाज हम एक एक करके सारे स्टैंजाज देख लेते हैं। पहले स्टैंजा में डनबर कहते हैं, नो व्हाट द केज बर्ड फील्स अलास when the sun is bright on the upland slopes, when the wind stirs soft through the springing grass, and the river flows like a stream of glass, when the first bird sings and the first bird opes, and the faint perfume from its chalice steals, I know what the caged bird feels. क्या कह रहे हैं देखिए, पहली लाइन कह रहे हैं, I know what the caged bird feels alas. मैं जानता हूं उस केज्ड यानी कैद हुए पक्षी को क्या महसूस होता होगा, क्योंकि मैं भी ऐसा ही जीवन गुजार रहा हूं, मेरे पुरखों ने भी ऐसा ही जीवन गुजारा है, मुझे बिल्कुल पता है उस पर क्या गुजर रही होगी। फिर वो कहते हैं अलास, अलास एक वर्ड है और उसमें आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसका मतलब है अफसोस, अनफॉर्चुनेटली को कहते हैं। ये साय है, जो साय है ना, ये जो दुख की आ है, वही अलास है। अनफॉर्चुनेटली, अफसोस, मैं जानता हूं कि उस पक्षी पे क्या गुजर रही होगी। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है वर्ड जो अलास है, इससे जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो और ज्यादा गहरा आपको समझ में आता है। अफसोस मुझे पता है, इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये दर्द किसी को पता नहीं होना चाहिए, किसी की भी किस्मत ऐसी नहीं होनी चाहिए, किसी का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे समझ में आए क्या हो। लेकिन अफसोस, मेरा जीवन ऐसा रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है उस पक्षी पे क्या गुजर रही है, कैद हुए पक्षी पे क्या गुजरती है, मैं जानता हूं। When the sun is bright on the upland slopes, अब वो बता रहे कि वो जो पक्षी है वो अपने पिंजरे से देख रहा है कि आसपास जो नेचर है उसमें खूबसूरती ही खूबसूरती है, नेचर कितना खूबसूरत है, नदियां हैं, पहाड़ है, धूप है, झरने हैं, पर मैं उस सबसे वंचित हूँ, कितनी खूबसूरती हो, लेकिन अगर मैं उस खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर सकता, पा नहीं सकता, मैं उसमें आजादी से सांस नहीं ले सकता, तो खाक फायदा इन सबका। यहाँ पर वो देख रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं, इन सब खूबसूरती के नजारों को दिखाने से एक आयरनी की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिसको कहते हैं सिचुएशनल आयरनी है। यानी आसपास की इतनी खूबसूरती को दिखा रहे और एंड में कह रहे पक्षी लेकिन कैद है। यहां से आपको समझ में आ रहा है जो पक्षी की कैद है उसकी जो इंटेंसिटी, उसका जो दुख है, उसकी जो डार्कनेस है उस कैद की, वो और ज्यादा हाइट एंड हो जाती है कि देखिए इतने सुख चैन के बीच में ये बेचारा इतना परेशान है, तो आपको नजर आता है उस पर, आपको और सिंपैथी फील होती है पक्षी के लिए। अब मान लीजिए मिसाल के तौर पर आसपास भी सब कुछ तबाही हो रहा होता तो आपको लगता है यार इतना दुख महसूस नहीं होता आपको पक्षी के लिए, बल्कि शायद ये भी लग सकता था ठीक है कैद में है, सेफ तो है। आप देख रहे हैं आसपास इतनी खूबसूरती है नेचर की,
ब्यूटी ही ब्यूटी है, बाउंटी ऑफ नेचर से वो सराउंडेड है और वो उसे एंजॉय नहीं कर सकता। तभी वो कहते हैं व्हेन द सन इज ब्राइट ऑन द अपलैंड स्लोप्स, जब ऊंची ढलानों पर सूरज चमकता है, जब हवा घासों से गुजरती है, जब नदी कांच की तरह बहती है, व्हेन द फर्स्ट बर्ड सिंग्स, और जब पहला एक आजाद पक्षी गाता है। देखिए एक पक्षी बाहर भी है, वो व्हाइट अमेरिकन का सिंबल है, जब वो गाता है, जब पहली कली खिलती है, व्हेन द फर्स्ट बर्ड ओप्स एंड द फेंट परफ्यूम फ्रॉम इट्स चैलिस स्टील्स। चैलिस का मतलब होता है प्याला। अब देखिए यहाँ वो मेटाफर बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। अगर आप फूलों को देखोगे, कुछ फूल जो होते हैं वो प्याले की शेप की होते हैं, तो कह रहे जब पहले फूलों के प्यालों में से जरा सी हल्की सी फेंट यानी हल्की सी खुशबू छलकती है, निकलती है, यानी खुशबू पक्षियों को पसंद होती है क्योंकि फिर वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, आप जानते हैं। तो जब फूलों के प्यालों से हल्की सी खुशबू निकलती है, तो उस पे क्या गुजरती होगी, वो देख कर के इतने खूबसूरत नज़ारे, इतना कुछ है देखने को। ज़िंदगी की क्या-क्या रानाइयाँ हैं, क्या-क्या नज़ारे हैं, क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी आपको ऑफ़र कर रही है। येट आई एम बेरेफ्ट ऑफ दैट, मैं उसे एन्जॉय नहीं कर सकता, वो पक्षी नहीं कर सकता। इसलिए आई नो व्हाट द केज बर्ड फील्स, ये रिफ्रेन है, ये रिपीट होगा देखिए। वो कहेंगे मैं जानता हूँ पक्षी पे क्या गुजरती होगी। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल है वो अफ्रो अमेरिकन्स का क्या बता रहे हैं कि जिस देश में मैं रहता हूँ, जिस गार्डन में, जिस बगीचे में मैं रहता हूँ, जो मेरा देश है, जो मेरा गुलशन है, वहाँ पर सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, इतनी चीजें हैं देखने को। पर क्या फायदा उन सब चीजों का जब हम कैद में ही बंद हैं, हम उसको अप्रोच नहीं कर सकते, हमारी पहुंच से वो बहुत दूर है। तो हमें अपनी कैद का और ज्यादा एहसास एहसास होता है। सेकंड स्टैंजा पर आता हूँ फटाफट से। आई नो वाई द केज्ड बर्ड बीट्स हिज विंग, मैं जानता हूँ ये केज बर्ड, कैद हुआ पक्षी, क्यों अपने पंख फड़फड़ाता है। अब यहाँ जो पंख फड़फड़ाना है वो एक सिंबल है किस तरह से पक्षी आजाद होने के अटेम्प्ट्स कर रहा है। ये वही अटेम्प्ट्स की यहाँ जो बात है वो एफ्रो अमेरिकन किस तरह से कोशिश कर रहे थे। आपने देखा था एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट चला, जिस तरह से कोशिश की जा रही थी किस तरह से आजाद हो जाए, किस तरह से स्लेव्स भाग भाग कर अपनी जान बचाया करते थे। ये उसी दर्द को, उसी अटेम्प्ट को कि किसी तरह से तो बस आजाद हो जाए इस कैद से, उसी को रिफ्लेक्ट यहाँ कर रहे हैं डनबर। I know why the caged bird beats his wing till its blood is red on the cruel bars. Cruel bars कितनी खूबसूरत लाइन उन्होंने लिखी है कि मैं जानता हूँ वो तब तक अपने पंख फड़फड़ाता है तब तक जब तक इन क्रूर सलाखों पर उसके खून के धब्बे नहीं आ जाते। इतना वो बेताब है आजाद होने के लिए, इतना दुख है और इतना पावरफुली वो अटेम्प्ट कर रहा है, वो आजाद होना चाहता है। उसकी कोशिश देखिए आप। Till its blood is red on the cruel bars, for he must fly back to his perch and cling. क्योंकि वो क्या चाहता है कि वो उड़ के वापस उसी पेड़ पर बैठ जाए जहां से उसको पकड़ा जब वो आजाद था, उस आजादी के पेड़ पर, वो जो फ्रीडम है पेड़ पर, जो आजाद की हवा थी, उसमें वो जाना चाहता है। फॉर ही मस्ट फ्लाई बैक, उसको उड़ के वापस जाना है। टू हिज पर्च, पर्च का मतलब होता है वो टहनी जिसपे, पर्च का मतलब वैसे तो होता है जिस पर पक्षी जैसे टहनी को पकड़ के रहते हैं, उसको पर्चिंग कहते हैं, वर्ब है। तो यहाँ पर वो नाउन बन गया है। टू हिज पर्च एंड क्लिंग, क्लिंग का मतलब कस के पकड़ लेना, उसको रोक ले किसी तरह से पैरों से, उस टहनी को फिर से पकड़ ले जहां आजादी थी। फॉर ही मस्ट फ्लाई बैक टू हिज पर्च एंड क्लिंग व्हेन ही फेन वुड बी ऑन द बो अ स्विंग। बो का मतलब होता है ब्रांच, टहनी की इंग्लिश बो है। व्हेन ही फेन, फेन का मतलब होता है फेन का मतलब है जहां वो ज्यादा खुश होता, वेयर ही वुड हैव बीन मच हैप्पियर, वेयर ही वुड हैव लाइक टू बी देयर, जहां वो होना चाहता है। जैसे वुड वेरी मच लाइक टू बी ऑन दैट ट्री, ये मैं चाहता हूं करना। तो कहते हैं फॉर ही मस्ट फ्लाई बैक टू हिज पर्च एंड क्लिंग व्हेन ही फेन वुड बी ऑन द बो अ स्विंग। कहते हैं वो उड़कर जाना चाहता है उस टहनी तक जहां पर वो पहले था, और वो सच में मन से ये फेन करता है, ये महसूस करता है, चाहता है तहे दिल से कि वो फिर से उस टहनी पर, उस बो पर जाके बैठे, जो टहनी झूल रही है, उस झूलती हुई टहनी पर बैठना चाहता है। यानी आजादी की जो टहनी थी, जहां पर आजादी थी, ये सेम चीज उसको पिंजरे में मिलने वाली नहीं है। एंड अ पेन स्टिल थ्रॉब्स इन द ओल्ड ओल्ड स्कार्स, ये मेरी फेवरेट लाइन है, बहुत ही आप समझ सकते हैं दिल में उतरने वाली लाइन। और इसमें जो दर्द है, मुझे लगता है सारी पोएम का अगर दर्द अगर आपको देखना हो, जो सिमट आया वो इन्हीं तीन लाइनों में, जो इन्हीं दो लाइनों में है। एंड अ पेन स्टिल थ्रॉब्स इन द ओल्ड ओल्ड स्कार्स, पुराने जख्मों में, पुराने जख्म जो है स्कार है, उनमें वो फिर से पेन, वो जो दर्द है पुराना, वो थ्रॉब यानी जाग उठता है। यानी अब वो कोशिश कर रहा है भागने की, टकराता है, उड़ने की कोशिश करता है, फड़फड़ाता है अपने विंग्स, छटपटाता है, टकराता है उन बार्स से यानी उन सलाखों से, और हार कर, जख्मी होकर लौट आता है फिर उसी केज में। और आज जो उसको दर्द हो रहा है, जो आज का दर्द है, जो आज उसकी हार है, ये पुरानी सभी हारों के दुखों को याद कराती है। ये याद कराती है उसे कि पुरानी भी चोटें बहुत लगी हैं, पहले भी उसने बहुत कोशिश की पक्षी ने भागने की, पर वो भाग नहीं पाया। वही वो कह रहे हैं, एंड अ पेन स्टिल थ्रॉब, थ्रॉब का मतलब जो दर्द होता है, आप देखिए वो दर्द भी धड़कन की तरह होता है। वही वो कह रहे हैं, वो दर्द, वो पुराने दर्द, वो पुराने दुख
फिर से धड़क उठते हैं उन्हीं पुराने जख्मों में, एंड दे पल्स अगेन विद अ कीनर स्टिंग, और वो फिर से और ज्यादा गहरे चुभते हैं आज, क्योंकि जो बाद की हार है वो पुरानी यादों को और ज्यादा गहरा कर देती है। ये जो दर्द है इस हार के बाद और ज्यादा महसूस होता है कि हमारी जिंदगी क्या बन के रह गई है, ये आज की कोशिशें, आज की नाकाम कोशिशें हमें और दुख देती हैं। आप देखेंगे इस स्टैंजा में जो डनबर जिस एहसास को, जिस दर्द को, जिस पीड़ा को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसा ही कुछ मुझे याद आता है। एक पोएट हुए, पंजाब के पोएट हुए, बहुत मेरे फेवरेट पोएट्स में से एक हैं, जिनका नाम हुआ है पाश, यानी पाश उनका पेन नेम था, अवतार संघ संधू पाश थे। उन्होंने एक बहुत प्यारी कविता लिखी, वो भी प्रोटेस्ट लिटरेचर लिखा करते थे। उन्होंने भी वो डिस्क्रिमिनेशन देखी थी भारतीय समाज के अंदर, जिसके रिएक्शन में उन्होंने एक बहुत फेमस कविता लिखी जिसका नाम है सबसे खतरनाक। तो अब देखेंगे मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, ये पोएम मुझे याद आई, यहाँ पर मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ जो पाश ने लिखी, काफी मशहूर है, आजकल सोशल मीडिया पे रहती हैं, पर आपको देखना चाहिए इस कंटेक्स्ट में किस तरह से पाश भी वही भावना, वो निराशा, वो नाउम्मीदी, वो हार का दुख एक्सप्लेन करते हैं। उस सपनों का टूट जाना जो है वो आपको दिखेगा। तो कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घरों से निकलना रोजगार के लिए और दिहाड़ी कर घर वापस आना, और दिहाड़ी कर घर लौट आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तब देख रहे हैं डनवर जो कह रहे हैं, जो पक्षी के सपने चूर हुए, जो पक्षी के सपने, ख्वाहिशें खत्म हुई हैं, वैसा ही कुछ पाश यहाँ कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक है जब सपने मर जाए इंसान के, उनको लगे जीवन का कोई मकसद नहीं है, जब सपने ख्वाब होते हुए भी उसे वो सपने पाने नहीं दिया जाए, बहुत सी बेड़ियां आपको रोके रहें। वो भावना आपको पाश में मिलेंगी, वो आपको दुनिया के हर प्रोटेस्ट साहित्य में, हर समाज के अंदर मिलेगी। भारत में आप देखेंगे प्रोग्रेसिव राइटर्स ने इस पर बहुत लिखा है, शाहिर बहुत लिख कर गए हैं। एनीवेज, अब आते हैं तीसरे स्टैंजा पर, जो लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का, और इसमें वो कहते हैं आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स आह मी, मैं जानता हूँ केज्ड बर्ड क्यों गाता है। अब देखिए, गाना ही इकलौती चीज बची है जो पक्षी कर सकता है, भाग तो पा नहीं रहा है, कोशिश कर चुका है, चोटिल हो चुका है, पर वो कहते हैं अब उसके पास सिर्फ गाना ही बचा है। तो कहते हैं मैं जानता हूँ ये कैद हुआ पक्षी क्यों गाता है। इंटरेस्टिंग बात है, माया एंजेलो एक अफ्रो अमेरिकन राइटर रही अमेरिका के इतिहास में। उनकी बहुत फेमस कवि जो किताब है आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, उसका टाइटल इसी डनबर की पोएम से लिया गया है, और वो यही टाइटल कहती है जब डनबर कहा, लास्ट स्टैंजा की जो लाइन है, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स आमी। आमी अगेन वही है, अफसोस की बात है, अफसोस मैं जानता हूँ कि केज बर्ड क्यों गाता है, मुझे एहसास है ये क्यों गा रहा है, इसके पीछे इसकी मोटिवेशंस क्या हैं। आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स आमी व्हेन हिज विंग इज ब्रूज्ड एंड हिज bosom सोर। विंग इज ब्रूज्ड, ब्रूज्ड का मतलब होता है घायल, वुंडेड है, जख्मी हो गया है। जब उसका पंख भी चोटिल है, घायल है, उसका बुजम, बुजम का मतलब छाती, सोर का मतलब सूजी हुई है, जख्मी है। जब उसका पंख भी चोटिल है, उसकी छाती भी जख्म खाई हुई है, सूज गई है। when he beats his bars and he would be free। देख रहे हैं एलिट्रेशन है यहाँ पर, बी 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 ब ब ब की साउंड हो रही है। when he beats his bars and he would be free, वो जब बीट्स हिज बार्स का मतलब, बार्स का मतलब वही जो सलाखें, जब उन सलाखों को पीटता है और चाहता है आजाद होना, मैं जानता हूँ तब गाना क्यों गाता है। इट इज नॉट अ कैरल ऑफ जॉय और ग्ली, वो जो गाना गा रहा है वो खुशी का गीत नहीं है, वो कोई मौज में या मस्ती में सेलिब्रेशन का गाना नहीं है, कोई जॉय या ग्ली यानी उम्मीद से, सेटिस्फेक्शन से, शांति का गीत नहीं है। आप देखेंगे इट इज नॉट अ कैरल ऑफ जॉय और ग्ली, बट अब वो क्या है उसका गीत वो बताएंगे, बट अ प्रेयर दैट ही सेंड्स फ्रॉम हिज हार्ट डीप कोर, बल्कि वो एक दुआ है जो उसके दिल की तहों से, दिल की गहराइयों से जो निकली है, एक दुआ है, एक पुकार है ईश्वर को, वो दिखाना चाह रहे हैं भगवान देखो मेरी हालत क्या है। आप देखेंगे जो कह रहे हैं कि ये खुशी का गीत नहीं है, ये दुख का गीत है। यहाँ पर आप देखेंगे साहिर ने बहुत अच्छी एक, प्यासा फिल्म है मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से, उसमें मैंने काम भी काफी किया है। अब देखेंगे प्यासा के अंदर एक गाना है, वो गजल है, जब विजय जो कहानी का कैरेक्टर है वो गाता है गीत, वो भी उदास है, उदासीनता जो है, आप देखेंगे साहिर ने इसे कैसे कहा, वो कहते हैं हम गम जदा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत। गम जदा मतलब गम से ग्रसित है, गमगीन है, गम से भरा हुआ है, दर्द से भरे हुए हैं, दुख बहुत है, जहां भर का दुख बहुत है हमारे अंदर। हम गम जदा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत, हम तो उदास हैं, आप हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम खुशी के गाने गाएंगे। हम गम जदा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम।
जो लाइफ हमें देगी, लाइफ हमें एनस्लेव करेगी, इतनी बर्बरियता से हमें डील किया जाएगा, इतना खराब जीवन अगर हमें मिलेगा, इतनी क्रूरता से जब हमें समाज देखेगा, तो उम्मीद मत करिए कि हम बदले में खुशी के गीत गाएंगे। जीवन हमें जो देता है हम रिटर्न वही करते हैं। द वे यू आर ट्रीटेड बाय द सोसाइटी, इट्स द सेम वे यू ट्रीट सोसाइटी इन योर टर्न। आप भी वैसे ही गीत गाएंगे। जब समाज से हमें सिर्फ मलाल, बिटरनेस मिली है, दुख मिला है, नीचा समझा गया है, तो हम खुशी के गीत नहीं गाने वाले, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से। जिंदगी जैसे हमें ट्रीट करेगी, रिटर्न में हम भी जिंदगी को वैसा ही ट्रीट करेंगे। अगर जिंदगी से दुख मिला है, गम मिला है, पीड़ा मिली है, तो गीत भी दर्द के ही गाने पड़ेंगे, दर्द के ही नगमे निकलेंगे। वही सेम भावना आप देखेंगे डनबर यहाँ कह रहे हैं, इट इज नॉट अ कैरल ऑफ जॉय और ग्ली, खुशी के गीत नहीं है वो, बट अ प्रेयर दैट ही सेंड्स फ्रॉम इट्स हार्ट्स डीप कोर, दिल से निकली हुई दुआ है। बट अ प्ली, प्ली का मतलब होता है एक रिक्वेस्ट, एक इमोशनल अर्जी है उसकी। बट अ प्ली दैट अपवर्ड टू हेवन, हेवन मतलब जन्नत में जहां ईश्वर है, क्रिश्चियन गॉड है, उसको भेज रहे हैं। बट अ प्ली दैट अपवर्ड टू हेवन ही फ्लिंग्स, फ्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर देखिए। अच्छा पोएट देखिए वो होता है जो अपने वर्ब्स को बहुत सोच समझ के यूज करता है। अच्छा राइटर भी वही है। आप रैंडमली कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पर वो थ्रो भी कह सकते थे, पर उन्होंने फ्लिंग यूज किया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रो और फ्लिंग से टोन बदल गया है यहाँ पर। तो फ्लिंग बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। अच्छे राइटर्स अपने वर्ब्स और अपने एडजेक्टिव बहुत सोच समझ के यूज करते हैं। दैट अपवर्ड टू हेवन ही फ्लिंग्स, फ्लिंग्स का मतलब होता है बहुत ना उम्मीदी से कोई चीज फेंकी गई। यानी अगर उन्होंने दुआ फेंकी भी है तो बहुत उम्मीद से नहीं फेंकी कि भैया भेज रहा हूँ दुआ और आ ही जाएगी। बहुत उम्मीद या आस्था या बहुत विश्वास से नहीं, उसको लग रहा है शायद वहां से भी आंसर ना मिले। बहुत आधे हाफ हार्टेडली ये काम किया गया है, बहुत केयरलेसली वो भेज रहा है। बट अ प्ली दैट अपवर्ड टू हेवन ही फ्लिंग्स, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, हूँ ये क्यों गा रहा है, इसके पास इकलौती चीज का गाना ही बचा है। आप देखेंगे इस वाले माध्यम से, इस लास्ट स्टैंजा से डनबर अपने ऊपर भी कह रहे हैं कि जो लास्ट में जो गाना है वो पोएट, जो डनबर खुद है वो पोएट का गीत भी बन जाता है, कि वो खुद एक पोएट है, एक अफ्रो अमेरिकन पोएट है। वो भी उन्हीं बेड़ियों में बंधे हुए हैं, लेकिन उनको लगता है कि उम्मीद का रास्ता अगर कहीं है तो उनकी कविताओं से, लेखन से, पब्लिक स्पीचेस से, अपने आप को एक्सप्रेस करके अपनी बात कहने में ही रखा हुआ है, शायद वहीं जाकर बात बनेगी। और इसी के साथ डनबर ये कविता खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ सुझाव हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।